वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 26 अगस्त का आर्टिकल जो है वो नहीं आया था। तो 26 अगस्त के आर्टिकल को 28 अगस्त के साथ मिक्स करके जो है आज का आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी देखना है, साथ साथ ये भी देखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, तो देखिए, सीएपीएफ में मैं बताती जाऊंगी बीच बीच में साथ साथ 2024 के लिए कि आपके क्या क्या टॉपिक्स पेपर 1 के लिए आ रहे हैं और क्या क्या टॉपिक्स पेपर 2 के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी वो कंटेंट होगा आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर और अपने प्रीलिम्स के लिए। जो भी सीएपीएफ दे रहा है एग्जाम अगले साल का, उसके लिए भी मैं बताऊंगी। ठीक है, बाकी आप लोग हमारा पेड ग्रुप तो ज्वाइन कभी भी कर सकते हो, नंबर्स दिए हैं, कॉल कर लो, इन्फॉर्मेशन लेके कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको डेली अपडेट मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि 1 बजे जो है डेली मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ सारी की सारी पीडीएफ्स को और सारे कंटेंट को। तो आज के हमारे ये हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आप सामने देख रहे हो। मैं आपके सामने इन आर्टिकल्स को लेकर के आई हूँ। मेरा नाम है आयुषी मदान। काफी लोगों ने पूछा कि नाम क्या है मैम आपका, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आर्टिकल को, जिसमें सबसे पहला जैसा है ग्रामीण विकास के ऊपर और पंचायती राज विभाग की क्षमता निर्माण योजना। अब कोई योजना आई है तो सबसे ज्यादा मैं आपको साफ बता दूं कि कभी भी कोई योजना आती है तो प्रीलिम्स के लिए बेहद जरूरी बन जाती है। उसका मेंस से कोई मतलब बहुत कम होता है। मेंस में क्या होता है कि आप उन योजना का नाम केवल मेंशन कर सकते हो, वहां पे सिर्फ उल्लेख करके छोड़ देते हो, लेकिन प्रीलिम्स में उसके बारे में डिटेल में पूछता है। ठीक है, यही सेम चीज सीएपीएफ में भी काम आ सकती है, सेम चीज हमारे बीपीएससी यूपीपीसीएस में भी काम आ सकती है। फिर है ब्रिक्स का विस्तार, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्रिक्स के ऊपर। फिर है राक्षस कण डेमन पार्टिकल। फिर आप सभी लोग जानते हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो अभी इसरो द्वारा करवाई गई है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फैक्ट्स के बारे में। प्रबल रिवॉल्वर और लूना 25 अंतरिक्ष यान जो कि रशिया का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो हमारी पंचायती राज की मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर एक योजना की शुरुआत करी है, जिस योजना का नाम क्या है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। अब देखो इसमें क्या जरूरी बन गया। इसमें पहले तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज का टॉपिक जरूरी बन गया कि ये योजना क्या है। दूसरा ये बेहद जरूरी बन गया इसके अंदर कि जो हमारा पंचायत है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लिखा है, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ सवाल बन सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज डिटेल में आपको बताई जाएगी। सबसे पहला, जैसे कि इसमें ये बोला है कि जो हमारे जितना भी ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों को सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि वहां पर जो फंडिंग होती है वो उतनी ज्यादा दी जाए कि वो लोग अपने आप में खुद से सशक्तिकरण कर सके। ग्राम सभा जैसी जितने भी इलाके हैं उनको प्लान देना, ट्रेनिंग देना वहां पे रहने वाले लोगों को। और साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ पर विजन न्यू इंडिया 2047 की बात कर रहे हैं, उनको गठबंधन करके बढ़ाना है। देखो सभी लोग जानते हैं कि पंचायत जो है उसको एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि लोकल जो है, स्थानीय लोग जो है, लोकल गवर्नमेंट के रूप में इसको स्थापित किया जाता है ताकि लोकल लोगों का फायदा लोकल लोग ही वहां के कर सके। तो इसमें यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे प्लान में 3 स्तंभ है, व्यक्तिगत, संगठनात्मक और संस्थागत। तीनों को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ एनुअल कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। एक प्लान ऐसा निकाला जाएगा जो कि मिनिस्ट्री और गांव दोनों के गोल्स को मैच करता हुआ आपस में। फिर मैकेनिज्म पूरा बनाया जाएगा जिसके अंदर क्षमता निर्माण इकाई होगी जो वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को चेक किया करेगी। 2.5% का बजट आवंटन भी इसमें देखा जाएगा। सारी आवश्यकताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सुविधा उपलब्ध करा के पूरा करवाया जाएगा, उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। वही मैं बात करूं पंचायत की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, हमारे संविधान में
जो है 73rd नंबर का संशोधन 1992 में होता है, जिसके बाद हमारे संविधान के 11वीं अनुसूची में 11 शेड्यूल में इसको ऐड कर दिया जाता है। दूसरा, इसको आर्टिकल जो है 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी हुई मैं आपको बता दूं कि 6 कमिटीज थी हमारी पंचायत से जुड़ी हुई, क्योंकि देखो ये है 1992। 1992 से पहले भारत बहुत साल पहले आजाद हो चुका था, तो क्या इससे पहले पंचायत नहीं होती थी? क्या होती थी, क्यों नहीं होती थी? वो तो 1992 में उसको संविधान में लिख दिया गया, लेकिन उससे पहले भी पंचायत थी। पंचायत से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं आई थी, बहुत सारी कमिटीज आई थी जिन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें भी दी हैं। तो उनसे जुड़ी हुई आपको 6 कमिटीज एग्जैक्ट अभी की अभी लर्न कर लेनी है मेरे साथ। आओ सब लोग मेरे साथ इसको लर्न करो और इसको दिमाग में बसा लो अपने। ये 6 कमिटीज पंचायत से जुड़ी हुई है, इनसे बाहर आपको नहीं जाना है, और 6 की 6 की सिफारिशें इसको लर्न करनी है। तो मैं लर्न करने की एक ट्रिक बता रही हूँ छोटी सी, आप सभी लोग उसको अपने नोट्स में लिखो। आप लोग पूछते हो ना नोट्स में क्या लिखना है, तो लिखो ये वाली सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। ट्रिक लिखो लर्न करने की। ट्रिक का कोई सेंस मत ढूंढना आप सभी लोग, क्योंकि ट्रिक का कोई सेंस नहीं होता, वो तो सिर्फ याद करने के लिए बनाई जाती है ना। तो ट्रिक है बैग्स, BAGS TG, बैग्स TG करके। कोई सेंस नहीं है, बस याद करना आपको। बी से है बलवंत राय मेहता, हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी लोग लिखेंगे बलवंत राय मेहता। ए से है अशोक मेहता, और ये दोनों भाई नहीं है, जरूरी नहीं है मेहता मेहता है तो भाई हो गए, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों MP रही हैं। ठीक है। जी से है, मैं यहाँ लिख रही हूँ GVK राव, समझो इसको लिखो। एस से है सिंघवी, SINGHVI, सिंघवी। टी से मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि वहां पे साफ समझ नहीं आएगा आपको, थंगन, थंगन। ठीक है, डी इसमें साइलेंट है। ये सब व्यक्तियों के नाम हैं जिनके नाम पर कमेटी बनाई गई, और इन व्यक्तियों ने पंचायत से जुड़ी हुई बातों पर कुछ ना कुछ अपने बारे में बताया है कि हम पंचायत में क्या क्या जोड़ सकते हैं। और लास्ट जी से आती है गडगिल। तो ये 6 कमेटियां हैं पंचायत से जुड़ी हुई, जिन्होंने पंचायत में काफी सारी बातों को उल्लेख करके ये बताया कि पंचायत का अगर हमें बेहतर बनाना है तो हम ये काम कर सकते हैं। फिर इन 6 कमेटी की सारी सिफारिशों को मिला जुला के जोड़ तोड़ करके एक 73rd नंबर का संविधान संशोधन पास किया गया, जिसमें सारी सिफारिशों को मिक्स करके PV नरसिम्हा राव हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, जिनके कार्यकाल में ये पंचायत को संविधान निकाय बनाया गया। क्लियर हुआ सभी लोगों को? 6 कमेटीज याद हो जाएंगी सबको। याद करना इसको, और ये ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इससे याद होने में हेल्प मिली या नहीं मिली। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब आता है ब्रिक्स। आप सभी लोग जानते हैं ब्रिक्स जो है वो, ब्रिक्स जो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ब्रिक्स का मतलब ईट नहीं है, ये BRICS कंट्रीज के सबसे फर्स्ट वर्ड्स नाम को मिला के बनाया गया है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से हमारा प्यारा भारत, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये जो ब्रिक्स की टर्म है ये दिया किसने था, ये किसने बोला था कि हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील। जिम ओनील एक व्यक्ति थे जो कि एक कंपनी थी गोल्डमैन सैशे। ये कंपनी हमारे भारत के बैंगलोर में भी इसकी ब्रांच है, तो अब तो नाम बेंगलुरु हो गया। तो गोल्डमैन सैशे में काम करते थे, उन्होंने ये शब्द दिया था। पहले असल में ब्रिक था, BRIC। एस जो है, एस का मतलब होता है यहाँ पर साउथ अफ्रीका, वो बाद में जुड़ा है जाके 2010 में, जबकि असल में जो ब्रिक्स है वो 2006 में बना। 4 कंट्री का समूह था, उसके बाद एस में साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ गया इसमें। अब ब्रिक्स यहाँ पर और ज्यादा, क्योंकि ब्रिक्स में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड पे जो है काफी हद तक एक इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए क्योंकि अब ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्री, इसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, 41% वर्ल्ड की पूरी आबादी यहाँ पे रहती है। दूसरा, $26 ट्रिलियन की इनकी आपस की खुद की क्या है, GDP है, जो कि सबका मिला लो तो 60% बन जाता है G7 देशों का। तो ये बहुत जरूरी है। और अभी क्या हुआ है कि अभी न्यूज क्या थी कि अभी जो हाल फिलहाल का ब्रिक्स का समिट हुआ है वो साउथ अफ्रीका में हुआ, वो जो है अभी कंडक्ट किया गया है। ठीक है, 2023 का ब्रिक्स का समिट अभी कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है।
ठीक है। यहीं पर ही जब मोदी जी गए हुए थे साउथ अफ्रीका में, यहीं पर ही बैठ के उन्होंने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को भी देखा है। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका का ही समिट को अटेंड कर रहे थे जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तो यहाँ पर ये ब्रिक्स जो है, इस बार की ब्रिक्स यहाँ पर थीम रखी गई है, साउथ अफ्रीका ने इस बार पूरा ऑर्गेनाइज करा है और थीम रखी है पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षीयवाद के साझेदार के रूप में। तो यहाँ पर अभी बहुत सी कंट्रीज ने, करीब 100 से ज्यादा ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने ब्रिक्स के साथ जुड़ने के लिए अपनी साथ में क्या करिए कि हमें एक एप्लीकेशन दी है कि हमें ब्रिक्स के साथ जुड़ना है। आप 100 कंट्रीज को तो नहीं जोड़ सकते ना, लेकिन कुछ कंट्रीज के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यूएई, संयुक्त अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट, बहरीन, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान। इन सब लोगों ने ये इच्छा जताई है कि अब हमें भी ब्रिक्स में शामिल होना है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो काफी बड़े एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर भी देते हैं तो क्या होगा हमें फायदा। तो यहाँ पर जो है ईरान से अफगानिस्तान तक, ईरान से अर्जेंटीना तक इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो यूएस डॉलर का सबसे बड़ा वर्चस्व है उसको खत्म करके ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च करने की सोच रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो इतना बड़ा वर्चस्व चल रहा है ऑलरेडी हमारे सामने, उस वर्चस्व को खत्म करके जो है ये कोशिश की जा रही है कि क्या करेंगे कि जितने भी और बाकी हैं, जैसे कि यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनको थोड़ा यहाँ अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक इन पर किसका वर्चस्व चल रहा है, हमेशा से यूएसए और यूरोप की कंट्रीज का वर्चस्व रहा है। तो इनको खत्म करके ब्रिक्स के नेशन का वर्चस्व भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी जो क्या होता है कि जो गलत तरीके हो रहे हैं उनको खत्म करके नई नई चीजों को यहाँ पर ऐड करने की बात की जा रही है। हमेशा नॉर्थ का दबदबा रहा है, चाहे यूएसए हो चाहे यूरोप हो। ये नॉर्थ की कंट्रीज है, नॉर्थ की कॉन्टिनेंट्स पर से इनका दबदबा खूब रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अब साउथ को भी तो रिप्रेजेंट करना है ना, तो साउथ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात की गई है। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन करने की बात की, मैं आपको एक और बात बता दूं। ब्रिक्स का खुद का एक बैंक भी है। बैंक का नाम है एनडीबी। फुल फॉर्म इसका, एन से नेशनल मत करना क्योंकि नेशनल एक कंट्री का होता है। इसमें 5 कंट्री है तो एक कंट्री के नाम पे नेशनल नहीं होगा। इसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, चाइना के अंदर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है इसका, और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी काफी सारी कंट्री शामिल हो गई है। ब्रिक्स की कंट्री सबसे बड़ा काम ये कर रही है कि अमेरिकन डॉलर पे जो हमारी निर्भरता है ना, पहले तो उसको कम करो, और ये बताओ कि हम लोग जो है और ज्यादा ये 5 कंट्री मिलकर के बाकी कंट्रीज के साथ व्यापार, निवेश और विकास में बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकती है, बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में इन 5 कंट्री का बहुत बड़ा जो है प्रभाव बढ़ रहा है, चाहे व्यापार हो, निवेश हो, चाहे विकास हो। यूएस डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। ये बात आज की नहीं, बहुत टाइम से चल रही है, डी डॉलराइजेशन कहते हैं इसको। जब यहाँ पर एक ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा कि डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है तो हर कंट्री की इकोनॉमी हिल जाती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक और ऐसी इकोनॉमी देखें, या फिर एक और ऐसी करेंसी देखें जो ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 80% जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो डॉलर में किया जाता है यूएस की। तो ये डिपेंडेंसी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है और यूएसए का डोमिनेंस खत्म नहीं होगा ऐसे। तो इसलिए ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी खुद की लॉन्च करने की सोच रही है। और साथ ही साथ ब्रिक्स की कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ जो है अपना ट्रेड बढ़ाएगी। तो उससे होगा क्या, उससे जो है बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ के हमारी खुद की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी। और ये हमेशा से एक इतिहास ये रहा है कि अमेरिका हमेशा दूसरे देशों पर दबदबा बना करके अपनी वित्तीय, अपनी जो डॉलर की शक्ति उसको गलत इस्तेमाल करता है, हमेशा दबाव डालता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से थोड़ा सा दबाव जो है बाकी कंट्रीज पे भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिक्स जो है उसमें ये कंट्रीज शामिल होना चाहती हैं, जैसे कि अर्जेंटीना और इजिप्ट। लेकिन अर्जेंटीना और इजिप्ट जो है वो इंडिया के सपोर्ट में हमेशा से नहीं रही है। अर्जेंटीना और इजिप्ट को चाइना से बहुत सपोर्ट मिला। अभी हाल फिलहाल में इजिप्ट से रिलेशन अच्छे हुए हैं, लेकिन अर्जेंटीना और ब्राजील आपस में राइवल है ना, और इंडिया से भी कुछ खास नहीं बनती है। तो हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम होगी ना। और क्या है कि चाइना इसको इतना ज्यादा बढ़ावा इसलिए दे रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि भाई इसमें यूएसए नहीं है। तो चाइना को पता है कि अगर ब्रिक्स कंट्री का बढ़ावा होगा ना तो उसमें सबसे ऊपर मैं निकल के आ जाऊंगा। तो चाइना को ये बड़ी दिक्कत है, चाइना सेंट्रिक ब्लॉक बनने की तैयारी हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर कंट्रीज जुड़ेंगी उनकी पॉपुलेशन, उनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा उसमें जो है असमानता है हर आपस के अंदर सब में।
तो जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ना असमानताएं भी आगे चल के देखने को मिल सकती है। तो जो ब्रिक्स का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वहां से वो भटक भी सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये ग्रुप है जो वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो इंडिया को यहाँ पर नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे हम चाइना को का जो दबदबा है ना उसको कम करके अपने दबदबे को ज्यादा बढ़ा सके। और पावर अभी तक तो क्या होता है ना ब्रिक्स में अभी सिलसिला क्या है कि 20% की शक्ति शेयरिंग है, 20-20% की शेयरिंग है। तो ऐसा नहीं कि किसी कंट्री की 21 है 19 है, क्योंकि जिस कंट्री की 21% शेयरिंग हो जाएगी उसका वोटिंग पावर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, 5 कंट्री है, डिसीजन 3:2 से आ जाता है, और 20-20% सबका शेयरिंग चलता है, एक एक वोट सबके पास है। तो अभी तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, लेकिन इसमें अगर और कोई जुड़ जाएगा तो यहाँ पर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। ठीक है। तो बस वही चीज है कि जिसमें यहाँ पर आर्थिक आधिपत्य स्थापित किसी का नहीं होना चाहिए, किसी एक कंट्री का दबदबा इसमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये ब्रिक्स यहाँ पर काफी एक्सपैंड करने की बात कर रहा है, इसमें ईरान, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, काफी सारों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है भाई। याद रखिएगा जैसे ही इसमें जुड़ जाएंगे वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। अगला है डेमन पार्टिकल। यहाँ पर जो है डेमन पार्टिकल, एक रिसर्चर्स ने बताया है, एक 1956 में एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, डेविड पाइंस। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी 1956 में कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी ठोस पदार्थ से गुजरते हैं तो वो एक अलग सा व्यवहार करते हुए नजर में आते हैं जब वो सॉलिड से गुजरते हैं, ठीक है, ठोस से। और जब वो किसी इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आते हैं तो जो अपनी मेन उनकी क्षमता होती है ना वो खो देते हैं। वो ये बात उन्होंने बताई। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि डेमन पार्टिकल्स के अलावा ये सब चीजें वो और कहीं भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जो कुछ बातें हैं ये यहाँ पर बताई गई हैं, सुपर कंडक्टर्स के मामले में बताई गई है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स, अतिचालक कहते हैं इसको हिंदी में, ये ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के, कोई गतिरोध नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कंडक्टर्स का मतलब ही वही होता है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से पास नहीं हो सकती उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसुलेटर्स कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो बिल्कुल बिना किसी गतिरोध के अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है ताकि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां पे देखने को मिल सके। तो जो पुराने हमारे सुपर कंडक्टर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर पे उनको काम करना पड़ता था। अभी यहाँ पर नई नई मटेरियल्स की डिस्कवरी हो गई जो रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्कवरी में डेवन पार्टिकल जैसा भी एक टर्म निकल के आया है जो यहाँ पर एक जो है पोटेंशियल इसको बेटर रखने की एक क्षमता भी रखता है। तो एक नई यहाँ पर एक क्षमता देखी गई है जिसका नाम रखा गया है डेमन पार्टिकल। ठीक है। सो सुपर कंडक्टर्स आपको क्लियर हो गए होते क्या है। तो डेमन पार्टिकल जो है असल में एक ऐसा नया शब्द दिया गया है जो कि सॉलिड से जब भी निकलेगा ना तो उसमें से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं उसको हम लोग डेमन पार्टिकल। एक ही, इसका कोई मास नहीं होता, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कुछ भी नहीं देखने को मिलती है, और ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल जो है तरीका चलता आ रहा है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला हमारा आता है भारत के लिए सबसे गर्व की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्व के लिए जो सभी लोग जानते हैं, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होना। भारत पहला ऐसा कंट्री बना है जो मून के साउथ पोल तक गया है। अब मैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं क्योंकि इसके अलावा बाकी सब लोग बहुत सारी बातों को जानते हैं। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि जो चंद्रयान 3 है ये, इसमें एक लैंडर था विक्रम और एक रोवर था प्रज्ञान। ठीक है भाई। इनका मेन फोकस था कि भाई जो अर्थ का सरफेस है, जो मून का सरफेस है, मून के सरफेस को लुनार सरफेस कहते हैं, वहां पे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग हो जाए। ठीक है। अभी सक्सेसफुल मिशन हो ही गया है, तो हमारी यहाँ पर पहली ऐसी कंट्री बनी है जो साउथ पोल में जाकर के लैंड हुई है। और इस पूरे मिशन में यूरोप स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क ने पूरी हमारी मदद करी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो भी लुनार कॉम्पोजिशन है, मून में क्या क्या कॉम्पोजिशन वगैरह होती है वो सब कुछ देखना है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप उस जगह पर
बिना किसी डैमेज के आसानी से पहुंच गए, बिना कोई डैमेज किए, बिना कोई वहां पर आपने कोई भी इधर से उधर कुछ भी कोई स्टॉर्म नहीं आई, कोई बहुत तगड़ा नुकसान नहीं हुआ, आराम से लैंड हो गए मून के ऊपर। तो लैंडर की यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है, और जिसमें आपका कोई जो है मानव का हस्तक्षेप भी नहीं हुआ, और आराम से वहां पर जाकर सतह पर वो उतर गया। ठीक है भाई, तो यही एक सॉफ्ट लैंडिंग अभी जो है हमारी कंडक्ट हो चुकी है। प्रीवियस के लूनार मिशंस में सेकंड वाला जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो थर्ड वाला यहाँ पर जो है हमें पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पहचान देने के लिए काम है। ठीक है भाई, तो ये सभी लोग जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। हर एक व्यक्ति आप में से जानता ही है, जो नहीं जानता उसको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल भी मान के चलो काम ही नहीं चलेगा। चंद्रयान 3 अपने आप में इतना बेहद जरूरी आर्टिकल है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। चंद्रयान 3 जो है पूरा का पूरा एक एक ऐसा टॉपिक है जिनसे सवाल तो बनेगा ही बनेगा, आप भूल जाओ कि इससे सवाल नहीं बनेगा। इतना ज्यादा सवाल बनेगा इससे कि सीधा सीधा पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है, इसमें इसके ऊपर सवाल में ये पूछा जाएगा कि लैंडर का नाम क्या है, या उसके रोवर का नाम क्या है। तो ऐसे सब सवाल तो देखो बेटा करके ही जाने हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को करके जाने हैं। राइट एवरीवन, हो जाएगा ना। ये सब तो छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा तो अपने को पता होना चाहिए। ऐसे ही है प्रबल रिवॉल्वर। जो इतने गन के क्राइम्स बढ़ते जा रही हैं, भारत अब तक अपनी पहली लंबी दूरी तक वार करने वाली सक्षम रिवॉल्वर को लॉन्च किया है, लेकिन इसके लिए जो है इसको हासिल करना नागरिक के लिए सुलभ जो है वो बना दिया गया। इसका नाम है प्रबल रिवॉल्वर। रिवॉल्वर आपको पता ही है ना, गन होती है जो। तो प्रबल जो है एक तरीके से रिवॉल्वर है, गन, जो कि बहुत लंबी दूरी तक यहाँ पर आपको रेंज को तय कर सकती है। इसको इंडिया ने खुद ही बनाया है। इंडिया की एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया, जो कि कानपुर में बेस्ड है, उन्होंने यहाँ पर बनाया है, जिसकी फायरिंग रेंज बहुत दूर तक जा सकती है, और लॉन्ग रेंज की ये एक काम कर सकती है। 50 मीटर तक की इसकी रेंज है। और जो इसको पूरा काम करने वाले वहाँ के डायरेक्टर है राजीव शर्मा, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। कानपुर में बनाई गई प्रबल, ठीक है, इसको अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया। बहुत लाइट वेट है, और बाकी इस कैटेगरी की जितनी भी रिवॉल्वर्स हैं उससे बहुत सस्ती पड़ जाती है, हाफ प्राइस में पड़ जाती है। लाइट वेट है, अट्रैक्टिव भी है, और एक ऐसी है जो कि बहुत ही आसानी से इसका ट्रिगर चल जाता है। ठीक है, इसका करीब जो वेट है ना, इसका जो वेट बताया है उस व्यक्ति ने, उन्होंने करीब इसका वेट 700 ग्राम बताया है। 700 ग्राम इसका वेट है। एक्यूरेसी 50 मीटर तक जा सकती है। डिजाइन इसका काफी अच्छे से बनाया गया है। और इसकी जो बैरल होती है ना, जो बैरल होती है, BARREL, बैरल जो है इसकी 76 mm की बताई गई है। ठीक है, और इसकी पूरी जो एक लेंथ बताई है, पूरी की पूरी एक रिवॉल्वर की जो लेंथ है वो 177.6 mm के करीब बताई गई है। ठीक है, और आज तक जो है एक स्विंग करके सिलेंडर हुआ करता था, वो स्विंग सिलेंडर आज तक सिर्फ बाहर की बंदूकों में ही आता था, या फिर यूएस की कंपनी बनाती थी। आज के टाइम पे वो यहाँ पर भी इंडिया में बनाई जा रही है। जैसे ना होता है कि स्विंग सिलेंडर वेबली स्कॉट वाली गन में आता है, वो अब इंडिया में बनाई जा रही है। यूपी के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में उसको बनाया गया था और यहाँ पे दिया गया था उसको। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन वही है, मैंने आपको बता दिया। इसका करीब 700 ग्राम का वेट है। 675, वही कार्ट्रिजेस को हटा दो, कार्ट्रिजेस को मिला दोगे तो 700 से ऊपर पहुंच जाएगा। क्रोम पैलेट है, 187 की कुछ इसकी ये बताई गई है यहाँ पर। और फायर आर्म के डिजाइन में काफी सारे चेंज किए गए हैं इसके अंदर। इंडिया का गन लॉ मैं बता देती हूँ कि कैसे काम करता है। इंडिया का गन लॉ ये कहता है कि अगर आपको कभी भी कुछ, बहुत हमारे कड़े कानून है गन को लेके, बहुत अच्छी बात है, वो भी कड़े कानून रखे गए हैं। गन अधिनियम 1959 के आर्म्स एक्ट के हिसाब से ऐसा है कि भाई अगर आपको गन कभी भी चाहिए तो आपको उसके लिए वैध लाइसेंस चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी आप गलत तरीके से पकड़े जाते हो तो आपको उसके लिए फाइन भी होगा, जेल भी भेजा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। आर्म्स एक्ट के तहत यही बात बताई गई है। डिफेंस ऑफिसर्स ही केवल इसको रख सकते हैं लाइसेंस के साथ। और साथ ही साथ जो भी ऐसे शूटर्स होते हैं, जो ऑफिशियल शूटर्स होते हैं, या हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ वही उनको यहाँ पर रख सकते हैं। आर्म्स एक्ट के हिसाब से आपको सिर्फ एक व्यक्ति पे, एक लाइसेंस पे दो ही गन्स का जो है आपको जारी किए जा सकते हैं। तो अगर भारत में बंदूक रखनी है आपको और उसके लिए लाइसेंस लेना है आपको, तो आपको इस देश का नागरिक होना जरूरी है, और आपकी उम्र जो है वो 21 से ऊपर होनी कंपलसरी है।
ठीक है भाई, गन को आप सिर्फ क्यों रख सकते हो, या तो आपका काम वाम आता है भाई, स्पोर्ट्स में आता है, या फिर आप क्रॉप की प्रोटेक्शन करते हो, या आप सेल्फ डिफेंस पे रखते हो। सेल्फ डिफेंस के लिए आपको बहुत जबरदस्त एक बताना पड़ेगा कि आपको ये गन क्यों रखनी है। आपको इसका रीजन देना पड़ेगा कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है, कि मैं लॉयर हूं, या मैंने कोई ऐसा क्रिमिनल केस पकड़ा हुआ है, या मुझे इस व्यक्ति से कुछ खतरा है, या मुझे कभी यहाँ पर वाइल्ड एनिमल से खतरा है, कुछ भी इस तरीके का, तो आपको बताना। और संबंधित व्यक्ति को अपने आपराधिक इतिहास का भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर आप ऐसे रखते हो तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो 2 महीने के बाद, आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखने के बाद आपको देखा जाएगा कि भाई आपको थ्रेट किससे मिल रही है, आपको धमकियां मिल किससे रही हैं। अगर ये सब कुछ पता चल जाता है तो आपको गन रखने की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला आता है आर्टिकल। जैसे कि आपको पता है कि भारत का चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। ऐसे ही रशिया ने भी अपना लॉन्च किया था लूना 25 स्पेसक्राफ्ट, लेकिन वो क्रैश हो गया। ठीक है, लूना 25 महत्वाकांक्षी मिशन था, अनमैन्ड था, उसमें कोई मैन नहीं गया था। ठीक है, केवल सैटेलाइट सॉरी केवल लैंडर और रोवर को ही भेजा गया था मून के साउथ पोल पर। ठीक है, वहां पे ये पता है कि साउथ पोल जो है दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे जमा हुआ पानी है, तत्व का भंडार देखने को मिल सकता है, और वही भारत जो है वो पहला देश बना है वहां पे पहुंचने वाला। तो भारत का चंद्रयान मिशन तो बिल्कुल आपको पता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, लेकिन रशिया का लूनार मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, इससे पहले इससे पहले यूएसएसआर सबसे पहला बन चुका है जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। यूएसए और चाइना भी बन चुका है, और ऑफ कोर्स इंडिया भी इस लिस्ट में आ चुका है। तो यहाँ पर यही एक बड़ी एक चीज थी कि भाई जो है पृथ्वी पर चंद्रमा के विरुद्ध एक बड़ी चुनौती पेश करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे मनुष्य को वहां पे अनुसंधान करने के लिए भेजा जाएगा। तो वहां पे भेजने के लिए यहाँ पर लूना ने भी वही एक अपना किया था, लेकिन वो प्रॉपर हो नहीं पाया। तो लूनार का जो साउथ पोल है वो इसलिए इतना ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है सबको जाने का, क्योंकि वहां पर जो है जमा हुआ पानी मिल सकता है पत्थरों के बीच में, और जो कि आगे चल के एयर और रॉकेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत पुराना एक एक साल का लूना 25 मिशन चल रहा था रशिया का, जो कि फेल हो गया है। तो वही है, अब कोई नहीं, एक कंट्री ने जीता, एक कंट्री ने फेल किया, लेकिन हम तो अभी फिलहाल ये खुशी मनाएंगे कि भारत जो है, गर्व है हमें भारतीय होने पर। तो हमें तो अपनी ही भारत के इस इतने बड़े मिशन के ऊपर सबसे बड़ा गर्व है। अब आता है भाई एमपी लैड स्कीम पे क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन मैं बता दूं। एमपी लैड्स यूपीएससी का तो भाई फेवरेट है, इसीलिए मेरा भी फेवरेट बन गया, क्योंकि यूपीएससी हद से ज्यादा सवाल कर चुकी है यार इसके ऊपर। इतनी ही बार यूपीएससी सवाल कर चुकी है, एमपी लैड्स एमपी लैड्स एमपी लैड्स। तो आज मैंने क्वेश्चन ही डाल दिया इसके ऊपर कि चलो आज तो बच्चों को एमपी लैड्स के बारे में बताया जाए कि होता क्या भाई ये एमपी लैड्स। एमपी लैड्स की पहले तो फुल फॉर्म समझो। एमपी लैड्स होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो पार्लियामेंट को लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, जिसमें एमपी होंगे, एमएलए नहीं एमपी होंगे। सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में 2 बार, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें उनको करीब करीब जो पैसा होगा सारा वो लोकल नीड्स पे खर्च करना है। वहां पर उनको एमपी को अपनी जो है, जो भी उनको जहां पे भी वो बिलोंग करते हैं, स्थानीय आवश्यकताओं पे विकासात्मक कार्य करने के लिए उसका खर्चा यहाँ पे करना है। और ये जो फंड दिए जाते हैं ये गृह मंत्रालय नीति निर्माण के तहत जारी किए जाते हैं, और ये फंड जो है वो निधियां व्यापकगत प्रकृति की हैं, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम, अनुसूचित जाति के लिए 20% पैसा लगाना होता है, कम से कम लगाना ही लगाना है इतना तो, और अनुसूचित जनजाति के लिए 15%। बहुत 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 जरूरी है ये पूरी फिगर्स, आपको एग्जैक्टली लर्न करना है एमपी लैड स्कीम को। ठीक है भाई, 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें ठीक लिखी हुई थी। बाकी यहाँ पर इसमें क्या मिस्टेक है समझेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट में, कि क्वेश्चन में लिखा था कि 20% और 15%, जबकि उसमें आधा आधा कर दो, 15% और 7.5% है। 15% किसके लिए यहाँ पे लगाना जरूरी है, एससी के लिए, और 7.5% उस पैसों का किस पे लगाना जरूरी है, एसटी के लिए। और ये जो है पूरा पैसा हमारी गृह मंत्रालय नहीं देती है, ये हमारी नीति निर्माण मंत्रालय, मॉस्पी कहती हूँ मैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देखती है यहाँ पर। ठीक है, 5 करोड़ रुपए 2.5 2.5 जो है उस पे पैसे पे दिया जाता है। कैसे काम करता है इसका प्रोसेस समझो। पहले तो एमपी जो है वो पहले ये बताएंगे कि भाई मुझे इस क्षेत्र में इस साल के लिए इतना इतना काम करना है। तो उस क्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो कामों की जाके जांच करेगा, इम्प्लीमेंटेशन देखेगा,
वहां पे देखिएगा कि भाई जो इन्होंने काम लिख के दिए हैं क्या ये काम जेन्युइन है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। और अगर वहां के जो लोग होंगे, उस एरिया के लोकल लोग होंगे, वो भी उसके ऊपर जांच पड़ताल के लिए आरटीआई लगा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, पता ना, सूचना का अधिकार। वो सूचना के अधिकार के लिए भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इसका पैसा कहाँ पे लगाया है। फिर यहाँ पर जो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे उस एरिया के, वो जो है मॉस्पी जो मिनिस्ट्री होगी वहां तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, और वो 2.5-2.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट में पूरा देंगे। और ये इनको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, डीएम वहां के होंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई आपको पूरा चेक रखना है कि क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या काम करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी बात पूछी जा सकती है कि क्या वहां के लोकल लोगों को ये आरटीआई लगाने का अधिकार है या नहीं। तो यस, बिल्कुल है अधिकार। ठीक है, चलिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि इसरो का और ये लूना की काफी बातें हो गई, तो मैंने उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कर दिया कि हबल स्पेस का एक जो टेलीस्कोप है, ये यहाँ पर इंडिया और इसरो और नासा का नहीं है। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिलकर के टेलीस्कोप बनाया गया है, जो कि बहुत पुराना मिशन है, 1990 का। जबकि अगर मैं बात करूं, नासा और इसरो का भी कोई मिशन चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। नाम है निसार सैटेलाइट। ये भी अब हाल फिलहाल में जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसके लिए भी आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी जब ये लॉन्च हो जाएगी, करंट अफेयर में आएगी, इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है, और नासा और इसरो का है निसार। इस बार यूपी पीसीएस में इससे सवाल आया था। ठीक है, कि नासा और इसरो का जो ज्वाइंट मिशन आया है सैटेलाइट का, उसका नाम क्या है। हो जाएगा भाई यहाँ तक लर्न। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? मैं बिल्कुल और जरूर चाहती हूँ कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो इस लेक्चर को सुन रहा है, कंप्लीट कर रहा है, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। बाकी आप सभी लोग यहाँ तक पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। जैसे कई स्टूडेंट्स ने सीएपीएफ के ऊपर पूछा, तो वो भी रिप्लाई किया गया। आपको जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी सब लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।